अब देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, वो बता रहा था एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, that any charge is integral multiple of charge on electron. So electron पे जो चार्ज है, it is smallest possible charge, जो नेचर में अपने को मिलता है उससे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और कल भी इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था, जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने ही उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और जिस पे वो इलेक्ट्रॉन डालेंगे उतने ही निगेटिव चार्ज। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 इंटू ई करेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इंटू ई करेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इंटू ई करेंगे। और ई की वैल्यू क्या बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितने निगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज रहता पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज रहता, खाली यहाँ माइनस साइन डाल सकते हैं, अभी खाली मैग्नीट्यूड लिखा है बस ये। उसके बाद अपन ने देखा था लाइक चार्जेस, दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे। So like charges repel each other, unlike charges जैसे पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये अपन ने पिछले वीडियोस में लिया है। चार्ज को आप मास की तरह ऐड कर सकते हैं, बताया था, बट ऐड करते समय याद रखो मास को जब ऐड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और चार्ज को जब ऐड करेंगे तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो। तो अभी ये हटा देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखो। मेन अभी अपने लिए ये रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, जो भी होगा रिपल्शन या अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो देखा था इसके पहले अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर में, वो हमेशा अट्रैक्टिव था। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो चार्ज के बीच में है, इसलिए इस फोर्स को बोलेंगे रिपल्शन या अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मे बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन भी हो सकता और रिपल्शन भी हो सकता। द चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर और दे में रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो अब दो लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अपन ने कल एक्सपेरिमेंटली बता दिया था। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। तो कौन सा फोर्स है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस फोर्स का इक्वेशन कूलम्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया। अभी अपन स्केलर फॉर्म देख रहे हैं, स्केलर फॉर्म मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे, डायरेक्शन का कैसे करना वो बाद में देखेंगे। तो अब आगे ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कूलम्स लॉ। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा उसका जो रिलेशन है वो किसने दिया था, कूलम्स ने। कौन सा फोर्स है याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्टिव भी हो सकता, रिपल्सिव भी हो सकता। तो लिखते समय वैसा लिखेंगे अपन, ध्यान देना आप लॉ स्टेटमेंट, ग्रेविटेशन से थोड़ा मिलता जुलता है, ध्यान देना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक मिनट देखो आगे। तो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स, यहां लिख लेते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। तो अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये पहले समझा चुका हूं। यानी दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करने वाले हैं, फोर्स, या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करने वाले हैं, फोर्स। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उन्होंने उस फोर्स का रिलेशन दिया, तो वो देख रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। तो अपन यहां डायग्राम में अभी लाइक चार्जेस ही बनाएंगे। सपोज दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, दोनों के बीच में का डिस्टेंस r,
ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। सो दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल, और अनलाइक चार्जेस होते तो क्या करते, अट्रैक्ट। अभी रिपल्शन देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट कूलम्स लॉ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। देखो अगर ये 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है तो डेफिनेटली चार्ज कम है, तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो भी कम रहेगा। मैग्नेट का एग्जांपल देख लो, 2 वीक मैग्नेट है तो उनके जो बीच में फोर्स रहेगा वो डेफिनेटली कम रहेगा। उसी तरह अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो उनके बीच में जो फोर्स है वो भी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे भी वैसे ही, अगर ये 1 कूलम की जगह 100 कूलम होता और ये 200 कूलम, तो डेफिनेटली चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ गया, ठीक है। जो भी होगा अट्रैक्शन रिपल्शन वो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जितने ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। और यहाँ मैग्नीट्यूड वर्ड वापर है, अगर मान चार्ज निगेटिव भी रहा तो यहाँ पर निगेटिव डालने वाले नहीं है। फोर्स का खाली क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, स्केलर फॉर्म निकाल रहे हैं। डायरेक्शन बाद में देखेंगे, स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म इसके बाद लेंगे, यानी खाली अपन मैग्नीट्यूड का इक्वेशन बता रहे हैं। देख लेते फिर से सुनना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन कब रहेगा, जब अनलाइक चार्ज रहेंगे, रिपल्शन ये रहा जब लाइक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is directly proportional to the product of, प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। एंड सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ग्रेविटेशन में भी था, तो याद रखना इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता। सिंपल है, मैग्नेट है, आप जितना दूर लेके जाएंगे फोर्स वीक होते जाएगा, जितना सामने लाएंगे फोर्स स्ट्रांग होगा। वैसे यहाँ है, चार्ज जितने दूर रहेंगे एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कम करेंगे, चार्ज को जितना पास में लाएंगे, पास में रहेंगे तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। उन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। जैसे अर्थ कौन सी फील्ड दे रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही चार्ज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना पास में रहेंगे उतनी फील्ड स्ट्रांग रहेगी, जितना दूर ले जाएंगे उतनी वीक, यानी फोर्स भी चेंज होगा। सिंपल याद रखो, 2 मैग्नेट दूर रखेंगे तो फोर्स वीक रहेगा अट्रैक्शन का, और पास में रखेंगे तो ज्यादा रहेगा। सेम यहाँ पे चार्ज दूर रखेंगे तो फोर्स वीक है, इन्हीं 2 चार्ज को और थोड़ा क्लोज लाएंगे तो डेफिनेटली फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन है स्क्वायर के साथ, तो डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। इनवर्स वेरिएशन में अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा। ग्रेविटेशन में यहाँ m1 m2 था, डिस्टेंस का कैसे याद रखो। देखो आगे चल रहे ये ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2। फिर से एक बार स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है, अभी स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म बाद में देखेंगे। तो अभी ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं खाली फोर्स का, डायरेक्शन ये जो एरो दिए है वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चार्ज रखे Q1 Q2, अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो अट्रैक्शन भी हो सकता, रिपल्शन भी हो सकता, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना, अब पूरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज, नंबर वन, स्टेटमेंट वर्ड में लिखना है, ये बाद में इक्वेशन में लिखना है, पूरा वर्ड में लिखना है, ध्यान रखना, ऐसे मत लिखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is number one directly proportional to the product of, ये फोर्स है directly proportional to the product of the magnitude of two charges, magnitude वर्ड डालना प्लस माइनस साइन, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, पर अपन वो नहीं लेंगे, directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to, inverse variation है, 1 में लिखा है देखो, inversely proportional to square of the distance between them, inversely proportional to square of the distance between them and act along the line joining the two charges, ये फोर्स उसी लाइन पे एक्ट होगा जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। एग्जांपल बता दें, यानी एक चार्ज अगर यहाँ है और एक चार्ज अगर यहाँ है तो ये फोर्स जैसे पहले दिखाया था वैसे रहेगा क्या, नहीं, इन दोनों के बीच में फोर्स है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही वो फोर्स एक्ट होगा, ऐसे, ये इधर रिपेल होगा, ये इधर रिपेल, समझ में आया? तो लास्ट लाइन में लिखना है द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, उसी लाइन पे फोर्स एक्ट होगा, यानी अगर एक चार्ज है तो इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट, उसी लाइन पे फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। देखो एक बार फिर स्टेटमेंट वापस बता दो, इतना देखो एक बार, आगे चलते हैं। फिर से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये F, स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेटमेंट पूरा वर्ड्स में लिखना, इनको जो मैं बोल रहा हूँ वो भी वर्ड्स में लिखना, इक्वेशन ये बाद में लिखना है, ठीक है। अब पूरा स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन में सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of two charges, product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them and the force act along the line joining the center of two masses, force उसी लाइन पे एक्ट होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, फिर से बता देखो, एक चार्ज अगर यहाँ है तो ये दोनों रिपेल करेंगे दूसरे को, पर ये वाली डायरेक्शन भी रिपेल करेंगे क्या, नहीं। अब पहले चार्ज को ज्वाइन कर लो ऐसे, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डायग्राम ये सिंपल बनाए, ऐसे भी बनाए तो चलता है, ये डिस्टेंस R, ये Q1, ये Q2, इन दोनों चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा, पर ये वाली डायरेक्शन उसी लाइन पे जो ज्वाइन होगा, यानी एक चार्ज अगर यहाँ है तो दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे उसी लाइन पे जो उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, फिर इक्वेशन को कंप्लीट करते इसको मिटा देंगे, फिर यहां से वापस शुरुआत करेंगे, ये मिटा के डायग्राम बना लेंगे, फिर से देख लो एक बार, आगे चलते हैं। फिर देखो एक बार इक्वेशन कैसे लिखना हो बाद में देखेंगे, स्टेटमेंट बता देता फिर से। कूलम्स लॉ, कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, पहले वाले वीडियो में समझाया, यानी एक दूसरे पे क्या एक्ट कर रहे हैं, फोर्स, उस फोर्स का इक्वेशन किसने दिया, कूलम्स ने। अभी अपन उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं खाली, यानी स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसके बाद बताऊंगा। फिर से देखो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them, and the force act along the line joining the center of two charges, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाले वो लाइन पे एक्ट होगा। तो अभी इस पे रिपल्शन ये डायरेक्शन में, इस पे रिपल्शन ये डायरेक्शन में, तो ये मिटा रहे, एक बार नोट डाउन करो अच्छे से और ये याद रखना ग्रेविटेशन और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या ओबे करते, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन का मैंने क्या लिखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मासेस थे चार्ज की जगह एंड फोर्स वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसके जैसे ये देखो यहां खाली अट्रैक्शन ही था, तो अपन ने बोला था द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अट्रैक्शन भी हो सकता रिपल्शन भी हो सकता। देखो एक बार फिर एक बार स्टेटमेंट बता के फिर ये निकाल नोट डाउन करो। फिर से एक बार सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी ये F दो चार्ज के बीच में का फोर्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक चार्ज के बीच में का जो फोर्स है वो इट कैन बी अट्रैक्शन, इट कैन बी रिपल्शन, दो चार्ज के बीच में का ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड वर्ड डालना, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, और यहाँ डालते समय सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, ठीक है। फिर से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges, product of magnitude of two charges, जो दो चार्जेस है उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम and act along the line joining the center of two charges, center of two charges को join करने वाली जो लाइन है उसी पे वो फोर्स एक्ट होगा। फिर से बता रहा, देख लो लास्ट बार, अगर एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है तो फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा क्या, नहीं, ये लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही, एक इधर रिपेल करेगा ये इसको इधर रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर, ये लाइन है, ये रिपल्शन है ये अट्रैक्शन है, ठीक है। तो मीटर है, ध्यान दो, इसे डायग्राम बना लेंगे एक बार, स्टेटमेंट याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा बार बार क्यों बोल रहे सर एक ही स्टेटमेंट, बेटा लर्न करना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर सामने होते तो मैं एक दो बार बोल के फिर किसी बच्चों से पूछ लेता, चल रे भाई तू बोल, चल तू बोल, तो कैसे रिवाइज हो जाता, बार बार बच्चे भी बोल देते, तो आप लोगों ने साथ साथ में एक बार बोलते जाना है वो, ठीक है, कि रिवाइज भी हो जाए। और जैसे ही ये स्टेटमेंट अब मिटा देंगे तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके पहले वो स्टेटमेंट लिख लेना है, फिर थोड़ा बैक जाके देख लो कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप लोगों ने लिखा है। ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखना है, अभी जैसे मैं वर्ड में बोल रहा हूँ वर्ड में लिखना है पहले और बाद में इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लास्ट बात सुन लो एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them and act along the line joining the center of two charges, ठीक है। तो मिटा है इसको, वापस से लिखेंगे, वापस से डायग्राम बनाएंगे, अब आपको इक्वेशन लेना है तो पहले स्टेटमेंट लिखना पूरा और फिर अब इक्वेशन से शुरुआत करेंगे। डायग्राम फिर से बना लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, रिपल्शन बता रहे हैं, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, दिस इज चार्ज Q1,
दिस इज चार्ज Q2। अब फोर्स के नाम में लिख दिया, ये फोर्स एक्सर्ट हुआ है फर्स्ट चार्ज पे ड्यू टू सेकेंड चार्ज। फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये है फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट हुआ फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट पे फोर्स एक्ट हुआ सेकेंड की वजह से। जैसे ग्रेविटेशन में कैसे बताया था कि अपन अर्थ पे खड़े, अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, अपन अर्थ पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, मेरे वेट जितना, और उतना ही फोर्स खाली मेरे पे एक्ट करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, F12 इज इक्वल्स टू F21। मॉड में क्यों डाला है, क्योंकि खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन अलग है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक बार जस्ट बता रही है, वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F1। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग, बस इतना है। अभी तो फिलहाल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, दोनों का सेम है, तो जितना फोर्स ये इस पे एक्ट करेगा उतना ही फोर्स ये भी उस पे एक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अट्रैक्शन की राह इक्वल एंड अपोजिट वैसी रहना है। ये समझो चार्ज Q1, ये समझो चार्ज Q2, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा, तो F किसकी वजह से, 1 की वजह से। फिर से दोनों इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बस इतना है। तो ये याद रखो कि जो फोर्स का इक्वेशन लिख रहे हैं वो इसका बोलो या इसका बोलो, ये उस पे कितना कर रहा है, ये उस पे कितना कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे सेम ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो देखो फिर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज number 1 directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them and act along the line joining the center of two charges। उसी लाइन पे वो फोर्स एक्ट होंगे, दोनों को कंबाइन करो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब भी अपन प्रोपोर्शनल की साइन हटा दे, मैंने फिर से बता रहा कि जब आप प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालेंगे, वो कांस्टेंट उस इक्वेशन में काहे पे भी डिपेंड नहीं करता, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे है 1/4πε0। तो अभी अपन यहाँ ये इमेजिन कर रहे हैं कि इन दो चार्ज के बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो एयर लिख लेते हैं एक बार के लिए। अभी दो चार्ज के बीच में एयर है या वैक्यूम है, दोनों में से कुछ भी एक, ठीक है, यानी दो चार्ज या तो एयर में है या वैक्यूम में है, तो अभी वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो है 1/4πε0, ये हटा देगा, उसमें ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको पढ़ना है एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन ग्रीक लेटर और ये एप्सिलॉन 0, यस, ठीक है। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड permittivity, P-E-R-M-I-T-T-I-V-I-T-Y, permittivity of vacuum, या कहीं कहीं पे वैक्यूम की जगह लिखते फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का भी मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां एयर भी नहीं है, ठीक है। और इसकी वैल्यू बता देते, इसकी लिखते पहले इसका देखो। तो ये जो है इन दोनों के बीच में जो मीडियम है फोर्स उस पे डिपेंड करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बीच में कौन सा मीडियम है उस पे डिपेंड नहीं करता था, पर ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिपेंड करेगा कि बीच में कौन सा मीडियम है। अभी अपन ने कौन सा मीडियम कंसीडर किया है, वैक्यूम, तो ये वैक्यूम का कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और अगर आप कोई दूसरा मीडियम कंसीडर करेंगे, तो एप्सिलॉन आएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी वैक्यूम है, ठीक है। तो अगर दो चार्ज के बीच में का फोर्स चेंज हुआ या मीडियम चेंज हुआ तो फोर्स चेंज होगा। अभी वैक्यूम है तो ये फोर्स है, और मीडियम आएगा तो फोर्स चेंज होगा। देखो ये याद रखो। ये कांस्टेंट है 1/4πε0, इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखना 9 × 10⁹ कितनी है, 9 × 10⁹ याद रखो डायरेक्ट, 9 × 10⁹। अब देखो यूनिट बता था, इसका भी बताऊंगा बाद में। 1/4πε0 एक तरफ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो,
F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये आर स्क्वायर इधर, Q1 Q2 अपॉन में, तो यूनिट क्या बनेगा देखो, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का सॉरी डिस्टेंस का मीटर और उसका स्क्वायर, चार्ज का कूलम और इसका भी कूलम, कूलम स्क्वायर, तो ये वैल्यू याद रखना आपको। और एप्सिलॉन जीरो की भी फिक्स वैल्यू है, वो भी बता देता। तो याद रखो इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो उनके मीडियम पे डिपेंड करेगा। बीच में अभी वैक्यूम है फिलहाल, तो ये वाला कांस्टेंट है। अगर कोई दूसरा मीडियम रहा तो क्या करेंगे वो पता लगाना है। तो अभी एयर है या वैक्यूम है, समझो ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। तो अभी अपन ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि दो चार्ज या तो एयर में है या वैक्यूम में, ठीक है। तो दोनों प्रोपोर्शनल की साइन हटाए, इनको कंबाइन कर दिए Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवाज अपने ट्यूशन के टाइम ही क्यों हो रहा है। तो देखो अभी अपन इन दो चार्ज के बीच में क्या कंसीडर करते हैं, एयर या वैक्यूम, तो उसका कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0, 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है और उसका नाम है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और वी कैन से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखो 9 × 10⁹, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखो, यूनिट कैसे बनाया समझ में आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आर को इधर मल्टीप्लाई, Q1 Q2 फिर से बता देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 F इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई, अपॉन में लिखा है Q1 Q2, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, उसका स्क्वायर, ये Q1 Q2, कूलम इंटू कूलम, कूलम। अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखो, वैक्यूम के लिए फिक्स है, एप्सिलॉन 0 की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई का यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन 0 अपॉन में है, तो इसको रिवर्स करके लिख देंगे खाली, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। अगर आप लोग घर पे कैलकुलेटर में करके देखेंगे 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की ये वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर मिलेगा 9 × 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन 0 की भी वैल्यू याद रखो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, अब ये अपॉन में है तो ये यूनिट है, अगर ऊपर लिखा है जैसे ये तो फिर रिवर्स करके लिख दिया यूनिट, तो यूनिट लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन अगर याद है तो यूनिट आप लोग टाइम पे बना सकते हैं, और वैल्यूज याद रखो। तो अभी याद रखो दो चार्ज कहां है, या तो एयर में है या वैक्यूम में है, अगर मीडियम बदला तो क्या होगा वो बता दो। तो ये हो गया पूरा इक्वेशन अपना, जब एयर है या वैक्यूम है, मीडियम रहा तो क्या वो बता दो, देख लो एक बार। फिर से देखो, the force between the two charges is directly proportional to the magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them and act along the line joining the center of two charges. Proportional की साइन हटाए तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखो 9 × 10⁹। यूनिट कैसे बनाया वो भी देख लिया अपन ने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। उसमें जो एप्सिलॉन 0 है वो मीडियम का कांस्टेंट है, अभी फिलहाल वैक्यूम है या एयर है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अभी वैक्यूम भी लिख सकते हैं या एयर भी लिख सकते हैं। तो इन दो चार्ज के बीच में या तो एयर है या वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1/एप्सिलॉन 0 का यूनिट अगर ये है तो एप्सिलॉन 0 का रिवर्स करके लिखते हैं बस, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर कोई दूसरा मीडियम है, यानी बीच में एयर या वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम डालते हैं, यहाँ समझो इन दोनों के बीच में कोई दूसरा मीडियम भर दिया अपन ने, तो फिर फॉर्मूला कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो ये मिटा देते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये वाली वैल्यू लर्न करना है और ये वाली वैल्यू लर्न करना है, ठीक है। देखो एक बार आगे चलते, मिटा दे, पहले एयर था, अब बीच में कोई दूसरा मीडियम डाल दिया तो उसमें क्या चेंज आएगा वो देखो।
ठीक है, तो ये हटा देते हैं एक बार। इक्वेशन याद रखो, ये मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्स सेम रहेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा। वेक्टर फॉर्म बाद में देखेंगे, अभी कांस्टेंट की वैल्यूज याद रखो, जैसे कैपिटल जी था वैसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था हर जगह से, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू चेंज हो सकती है, वो कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर दो चार्ज के बीच में का मीडियम बदल गया तो फोर्स भी बदल जाएगा। ठीक है, वापस से देखो, फर्स्ट एयर या वैक्यूम के लिए फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब वही तो सेम चार्ज है, खाली बीच में एक मीडियम डाल दिया है, तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा Fm कर देते मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए भी Fm, यानी दोनों के बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया। या इमेजिन करो दो चार्ज पहले एयर में थे, ये डिस्टेंस पे, अब उन दोनों को पानी में डाल दिया, तो दो चार्ज के बीच में पहले एयर था, अब बीच में क्या आ गया, वाटर। तो इमेजिन करो ये वाटर है बीच में। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई, वैसे रहेगा, एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे। तो एप्सिलॉन 0 क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, यानी बीच में वैक्यूम है उसका कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसकी वैल्यू चेंज हो गया, वैक्यूम था तो अपने को वैल्यू पता है, पर मीडियम कौन सा है, सॉरी एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, 0 लगा दो, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसकी वैल्यू अपने को पता है, एप्सिलॉन लिखेंगे मतलब इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो बीच में जो मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन r²। देखो क्या चेंज किया है, यहाँ एप्सिलॉन 0 है वैक्यूम के लिए, यहाँ एप्सिलॉन है मीडियम के लिए, तो दोनों का नाम सेम है, परमिटिविटी ऑफ, पर ये वैक्यूम का परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो बीच में मीडियम आया तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बदल दी, एप्सिलॉन लिखा है वहां पे, देखो। तो आप लोग देखो इन दोनों का रिलेशन K से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और K इज इक्वल्स टू, इन दोनों का कंपैरिजन है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, ये याद रखो K की वैल्यू। अब एप्सिलॉन का जो यूनिट है, एप्सिलॉन 0 का जो यूनिट है और एप्सिलॉन का है वो सेम ही रहेगा, तो K हैज नो यूनिट, बाद में लिख लेंगे, एंड नो डायमेंशन। देखो तो ये याद रखना, ये कंपैरिजन है कि एक मीडियम में अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये है वैक्यूम में, तो दूसरे मीडियम में ये है, तो दोनों का कंपैरिजन, उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग यहां से देखो एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। तो ये एप्सिलॉन K की वैल्यू ये बताएगा कि मीडियम और इसमें क्या डिफरेंस है, कितने का फर्क है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन इसमें डाल के। तो वाटर जो लिखा है, समझो जैसे वाटर लिया था, K की वैल्यू वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 है, K की वैल्यू वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 है, तो इसका और इसका कंपैरिजन लेंगे तो यहां अपन इज इक्वल्स टू 80 लिख सकते हैं। अब उसका क्या फर्क पड़ेगा वो बाद में बताता, पर ये भी फिलहाल याद रखो, आगे चल रहे देख लो एक बार। तो अगर मीडियम है तो आप एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं वैक्यूम के लिए, और या फिर मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या जैसे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है तो एप्सिलॉन 0 into K भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो जैसे यहाँ K की वैल्यू दी है वाटर की, ठीक है, K की वैल्यू दी है, एप्सिलॉन 0 की अपने को पता है कितनी है, 8.85 into 10⁻⁻12। ये एयर के लिए हो गया या वैक्यूम के लिए हो गया, ये दूसरे मीडियम के लिए, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिखा तो चलता है। एप्सिलॉन लिखो मीडियम के लिए, या एप्सिलॉन की जगह K एप्सिलॉन 0। K मीडियम का कांस्टेंट है, मीडियम पे वैल्यू डिपेंड करेगी, वाटर की अप्रोक्सीमेटली 80 है वैल्यू, उसका क्या मीनिंग है वो बताता बाद में, पहले इतना नोट डाउन कर लो क्योंकि ये मिटा देंगे फिर।
ठीक है, तो देखो यही समझा देता। अगर k को अलग कर ले, Fm it is equals to k को अलग कर लो तो बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k लिखना है पर बाजू में लिख देते 1/k, अपॉन नहीं है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो बाजू में लिख लिया। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज Fm, ये ब्रैकेट में जो है वो एयर अगर वैक्यूम रहा तो वो उसके लिए है, तो इट इज Fv अपॉन में क्या आ गया k, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंज कर लो, k इधर k इधर, सो Fv अपॉन Fm इज इक्वल्स टू k की ये भी इक्वेशन चलती और k की ये भी इक्वेशन चलती, दोनों भी चलते। अब ध्यान देना k की वैल्यू समझो वाटर के लिए कितनी है 80, वो ले लेते मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बार फिर ये मिटा के k की वैल्यू नहीं डाल देते, चलो एक बार बताएं k की वैल्यू कितनी है 80, तो वैक्यूम में जितना फोर्स है उससे 80 टाइम्स कम, डिवीजन में है फोर्स कम हो जाएगा। तो याद रखो वैक्यूम में अगर फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है वैक्यूम में 800 न्यूटन समझो, तो अगर आप वाटर में डाल देंगे तो वैक्यूम में है 800 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 कैंसिल आ गया ना, और ये 10, तो वहां 10 न्यूटन ही फोर्स बचेगा। तो याद रखना एयर में फोर्स मैक्सिमम दो चार्ज के बीच में, और अगर आपने मीडियम डाला बीच में तो फोर्स डेफिनेटली डिक्रीज होगा। फिर से बता देता देखो क्या लिखा था अपन ने, Fm मीडियम का, ये ब्रैकेट में जो बचा है वो बचा है Fv वैक्यूम के लिए, और अपॉन में k ये अलग से। तो ये इक्वेशन भी याद रखो, ये इक्वेशन भी बाद में लिख दो उसको वापस से, ये मिटा देते एक बार देख लो, फिर से समझा देख लो। एयर है या वैक्यूम है तो ये इक्वेशन, मीडियम रहा तो एप्सिलॉन लिख सकते, या आप लोग k एप्सिलॉन 0 लिख सकते, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का कांस्टेंट। तो कितने टाइम्स एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होंगी ये क्या बताएगा k, तो या ये भी लिख सकते या k एप्सिलॉन 0 यहां से लिख सकते। k की वैल्यू 80 वाटर के लिए, अगर कोई दूसरा मीडियम रहा तो समझो k की वैल्यू दे देंगे, एप्सिलॉन 0 की अपने को पता है तो एप्सिलॉन की वैल्यू निकालो, या इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी चलेगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखो, तो ये बेटा एक बार ध्यान देना। तो मीडियम रहा तो एप्सिलॉन लिखेंगे कांस्टेंट में, और एयर है वैक्यूम है तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन 0, ये फर्क है। फिर से देखो ये कैसे किया अपने समझ में आया, इसमें से k बाजू में निकाल लिया 1/k, ये जो बचा है वो एयर वाला है, ठीक है। तो ध्यान दो वापस से बता रहा हूं, Fm इज इक्वल्स टू Fv, अभी वाटर है मीडियम में तो यहां वाटर लिख देते, अपॉन k की वैल्यू वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 है, तो जो वैक्यूम में या एयर में फोर्स था उससे 1/80 टाइम्स कम है फोर्स, याद रखना है फोर्स कम हो गया, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन क्वेश्चन, ये इक्वेशन क्वेश्चन। तो वैक्यूम में याद रखना दो चार्ज के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब रहेगा, वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स कब रहेगा जब वो वैक्यूम में है, मैक्सिमम फोर्स। आप किसी दूसरे मीडियम में डालेंगे उन चार्ज को तो डेफिनेटली फोर्स कम होगा, और कितना कम होगा k टाइम्स कम होगा। तो ये k की वैल्यू वही बताएगा कि फोर्स कितने टाइम्स कम हुआ, बाकी सब तो सेम है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये भूल जाओ लगे तो एप्सिलॉन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, k एप्सिलॉन 0। तो k की वैल्यू ये इंडिकेट करेगा कि वो फोर्स कितने टाइम्स कम होगा। अगर k की वैल्यू 5 है, कोई दूसरा मीडियम है समझो m, k की वैल्यू 5 है, तो यहां k की वैल्यू अपॉन में क्या डाल देंगे 5, तो मतलब वैक्यूम में जितना फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में उससे 5 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 5, तो ये डेफिनेटली कम हो गया। कितने टाइम्स कम हुआ है 5 टाइम्स। देखिए तो याद रखो दो चार्ज के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब रहेगा, जब उनको काय में रखा है वैक्यूम में मैक्सिमम रहेगा। आप बीच में कोई दूसरा मीडियम डाल देंगे तो फोर्स कम होगा, अपॉन में लिखा है देखो k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये अलग कर लिए तो k बचा है अपॉन में, यानी वैक्यूम और इस मीडियम में रिलेशन में k आ गया। तो k इज द कांस्टेंट उस मीडियम का, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स कम होगा। तो 1/k टाइम्स फोर्स कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, k टाइम्स डिक्रीज होगा। जैसे यहां एग्जांपल बताया गया था,
तो को जो k है उसके दो इक्वेशन, एक क्या बताया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वो भी लिख सकते, या आप लिख सकते ये f इन वैक्यूम अपॉन f इन दैट मीडियम। तो देखो यहाँ पे ये दोनों फोर्स का रेशियो या एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो का रेशियो सेम है, तो इट हैज नो यूनिट, यूनिट नहीं रहेगा k की वैल्यू का। तो k की वैल्यू याद रखो एयर या वैक्यूम के लिए 1, देखो यहाँ पे 1 डालो, बन गया ये इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ये वैल्यू याद रखना, k की वैल्यू है इनफाइनाइट फॉर मेटल्स, तो इन दोनों के बीच में अगर मेटल रख दिया, यानी ये मेटल का रॉड है समझो, इन दो चार्ज के बीच में, तो k की वैल्यू इनफाइनाइट यानी फोर्स जीरो। तो याद रखना अगर दो चार्ज के बीच में मेटल आ गया तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते वो अपन लाइन ऑफ फोर्सेस के टाइम देखेंगे, पर अभी फिलहाल याद रखना एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, बीच में मेटल की अगर प्लेट आ गई तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। k की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब फोर्स जीरो, अपॉन में इंफिनिटी है ना, मतलब फोर्स जीरो। एंड एयर छोड़ दो और मेटल छोड़ दो, तो क्या बचे नॉन मेटल्स। फॉर एनी अदर मटेरियल अदर देन मेटल एंड एयर k इज ग्रेटर देन 1, एनी अदर मटेरियल, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है, एयर और मेटल को छोड़ दो, तो क्या बचे नॉन मेटल्स। तो फॉर एनी अदर मटेरियल जैसे वाटर हो गया, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी 80 या जो भी होगा, तो k की वैल्यू जितनी रहेगी उतने टाइम्स ही फोर्स कम होगा। तो दो चार्ज अगर एयर में है, उन्हीं को अगर वाटर में डाल देंगे या मर्क्यूरी में डाल देंगे, या उनके बीच में वुड आ गया, कुछ भी दूसरा मटेरियल अगर आ गया अदर देन मेटल, तो फोर्स डिक्रीज होगा, और मेटल आया तो डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो k की वैल्यू याद रखो, ये डेफिनेशन बताते इसकी, पर ये वैल्यूज याद रखना। k की वैल्यू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, अगर k की वैल्यू यहाँ 1 डाल दो तो ये आंसर मिल जाएगा, मतलब मीडियम एयर है तो सेम आंसर। k की वैल्यू इंफिनिटी फॉर मेटल्स, यानी दो चार्ज के बीच में हम कभी मेटल नहीं लेने वाले। k की वैल्यू 1 है ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर मटेरियल अदर देन एयर एंड मेटल, एयर और मेटल छोड़ देंगे तो क्या बचे नॉन मेटल्स, माइका है या सिरेमिक है या मार्बल है या वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, वाटर है, ये सब मटेरियल के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मीडियम पे डिपेंड करेंगी k की वैल्यू। अब k की वैल्यू जितनी ज्यादा फोर्स उतना कम, याद रखना इनवर्स है, अपॉन में है, अपॉन में है, ये एयर का वैक्यूम का फोर्स अपॉन k, यानी जितनी ज्यादा k की वैल्यू उतना फोर्स कम हो जाएगा, जितनी ज्यादा k की वैल्यू उतना फोर्स कम। और ये k की वैल्यू काय पे डिपेंड कर रही है, मीडियम, बताया ना, दो बॉडी के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है उन पे डिपेंड करेगा। तो आप ये लिख सकते, ये लिख सकते, या ये क्वेश्चन अपन ये वाला यूज करेंगे हमेशा। एयर वैक्यूम है तो k की वैल्यू 1 नहीं है, मिलते हैं, अदरवाइज k की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। k की डेफिनेशन बता दे, इन दोनों पर से कुछ भी लिख सकते, तो फिर से बता दो, देखिए इतना नोट डाउन करो। ये वीडियो में वेक्टर फॉर्म पर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ताकि मैं एक बार इक्वेशन फिर से बता पाऊं, वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बार फिर से बता रहा, देखो एक बार डेफिनेशन बता रहा, याद रखो, ये इक्वेशन भूल जाओ लगे तो एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन डाल सकते हैं, या ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन पर से। तो k टाइम्स वैल्यू चेंज होगी, तो k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उन दोनों के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, जो भी k की वैल्यू रहेगी उतने टाइम्स फोर्स डिक्रीज होगा कंपैरिजन विद वैक्यूम, ठीक है। देखो ये थोड़ा समझना, एक ही इक्वेशन समझा रही है पूरे वीडियो में, तो ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर से एक बार देखो, और फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते मेरे नंबर पे, या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते शाम को 4 से 6 के बीच में। देख लो एक बार ये, फिर आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, k की वैल्यूज याद रखो, ठीक है। k हैज नो यूनिट, इसलिए सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं। 1 है रहेगा k की वैल्यू एयर के लिए, यानी एयर और वैक्यूम में दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है फोर्स, एयर में रखो या वैक्यूम में रखो। मेटल नहीं रख सकते, मेटल बीच में आ गया तो चार्ज मेटल कंडक्ट करता ना, तो उसके लिए यहाँ पे याद रखना फोर्स जीरो, k की वैल्यू इंफिनिटी मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स जीरो, और k इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर मटेरियल अदर देन मेटल एंड एयर, मेटल एंड एयर छोड़ देंगे, एनी अदर मटेरियल तो नॉन मेटल्स। तो अगर बीच में कोई भी मेटल, सॉरी
कोई भी मटेरियल ऐड किया तो फोर्स डेफिनेटली डिक्रीज होगा। वैक्यूम में जितना फोर्स है उससे k टाइम्स फोर्स डिक्रीज होगा। अगर k की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम डिक्रीज होगा फोर्स, k की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स डिक्रीज होगा फोर्स। याद रखना फोर्स मैक्सिमम है एयर में या वैक्यूम में, बीच में कोई दूसरा मीडियम आया तो फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, k टाइम्स। ठीक है, देख लो एक बार। फिर ये डेफिनेशन बोलता है एक बार, फिर वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ताकि मैं ये इक्वेशन वापस आप लोगों को समझा। तो k की डेफिनेशन यहां से लिखेंगे, सामने जो लिखा है देखो। तो देखो यहाँ पे वैक्यूम है या एयर है तो एप्सिलॉन 0 इट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। एप्सिलॉन लिखेंगे, दो मीडियम आ गया दोनों के बीच में, इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ उन्हीं का रेशियो है, तो इन दोनों को आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन भी बन रहा है। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अलग कर लो, 1 अपॉन क्या है ये एयर का हो गया, ये चाहे तो इसको इधर शिफ्ट करो तो ये भी इक्वेशन है और ये भी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है फर्स्ट वाली, तो वही लिखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, या it is defined as the ratio of force between two charge। ये क्या है, force between two charge separated by a certain distance, कुछ तो भी distance से separated है, suppose r distance से separated है। in vacuum two का रेशियो है, same two charge separated by the same medium, separated by the same distance but in another medium। ये सबसे सिंपल है, फिर से ये भी बता देता एक बार, ये वापस सुन लो। Dielectric constant is defined as the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space, or second definition it is defined as the ratio of F vacuum। तो वही बोला, it is the ratio of force between the two charge separated by a certain distance, जो भी distance होगा, force between the two charge separated by a certain distance in vacuum, ठीक है। टू the force between the same two charge having same distance but in another medium। तो ये भी लिख सकते हैं, तो पहले चार्ज एयर या वैक्यूम में, फिर चार्ज मीडियम में, तो ये फोर्स अपॉन ये फोर्स मीडियम में। देखो नोट डाउन करो, डेफिनेशन देखो एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, मीडियम ई करना था, आई करना था। ठीक है, फिर से देखो डेफिनेशन। अच्छा, सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी है, इट हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। के की वैल्यू याद रखो, 1 फॉर एयर, इंफिनिटी फॉर मेटल, यानी मेटल दो चार्ज के बीच में नहीं रख सकते, 4 0। के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर मटेरियल अदर देन एयर एंड मेटल, यानी नॉन मेटल्स बचे उनके लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1। वाटर का एग्जांपल बताया था 80। ठीक है, फिर से सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is defined as the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space, या फिर it is the ratio of force between the two charge separated by a certain distance, force between the two charge separated by a certain distance in vacuum to the force between the same two charge separated by the same distance in another medium, vacuum की जगह another medium। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे तो सही। ये जो लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, या ये जो लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में नेक्स्ट इसमें लिखेंगे। तो ये एक बार मैं फिर से तुम लोगों को बता दूंगा, के की वैल्यूज याद रखो, खाली फिल इन द ब्लैंक में आए तो 1 है एयर के लिए, यानी वैक्यूम और एयर में फोर्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। के की वैल्यू इंफिनिटी फॉर मेटल्स, अगर के की वैल्यू इंफिनिटी है मतलब फोर्स 0, तो मेटल नहीं रख सकते दो चार्ज के बीच में, तो उनके बीच में फोर्स 0 हो जाएगा। के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है फॉर एनी अदर मटेरियल अदर देन एयर एंड मेटल, यानी नॉन मेटल्स जो भी बचे वो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1।
यानी आप वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स मैक्सिमम रहेगा, किसी दूसरे मीडियम में डालेंगे, वाटर में या मर्क्यूरी में या कोई दूसरा मीडियम बीच में रखेंगे तो डेफिनेटली फोर्स विल डिक्रीज। याद रखो, दो चार्ज के बीच में फोर्स मैक्सिमम कहां रहेगी, फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखना, फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द टू चार्जेस आर इन वैक्यूम। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, फिर से एक बार बता दूंगा बाद में, और फिर अपन वेक्टर फॉर्म देखेंगे उसका। फिर से सुना, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट एक बार बता देता, the electrostatic force of attraction or repulsion, electrostatic force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them and act along the line joining the center of two charges.